हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तारों के जीवन चक्र के बारे में तथा साथ साथ हमारे ब्रह्मांड में स्थित विविध तारे, हमारे अंतरिक्ष में आकाशगंगा में स्थित तारामंडल एवं नक्षत्र, उन सभी टॉपिकों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तथा साथ साथ उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलने से पहले हमारी वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। देखो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तारों का जीवन चक्र। सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि तारे होते क्या हैं। देखो फ्रेंड्स, तारे होते हैं, तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो हमें प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो हमें प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो हमें प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तारे कहते हैं। अब ये तारे कैसे बनते हैं इनके बारे में हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया, आकाशगंगा और निहारिका की वीडियो में, कि जो तारे होते हैं वो हाइड्रोजन के बादलों के निर्माण से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो हमारी आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा की जो तीसरी घूर्णन भुजा होती है, घूर्णनशील भुजा होती है, उस भुजा में क्या होते हैं, उसके घूर्णन की वजह से जो हाइड्रोजन गैस है उसके बादल बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो बादल बनना प्रारंभ हो जाते हैं फ्रेंड्स, उन बादलों को स्टेलर नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्टेलर नेबुला कहते हैं। ये याद रखना कि हाइड्रोजन गैस के बादलों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्टेलर नेबुला कहा जाता है। जब ये हाइड्रोजन गैस के बादल अपना आकार विस्तार कर लेते तो ये गैसीय पिंड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं फ्रेंड्स? ये गैसीय पिंड बन जाते हैं। और गैसीय पिंड बनने के बाद में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण फ्रेंड्स ये जो पिंड है संकुचित होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और सिकुड़ने के बाद में फ्रेंड्स आदि तारा बन जाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम प्रोटो स्टार बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आदि तारा बना फ्रेंड्स, आदि तारे के बाद में फिर और भी इसमें सघनता आती है फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। इसके बाद में क्या बन जाते हैं फ्रेंड्स? भ्रूण तारे बन जाते हैं। और भ्रूण तारे बन जाते हैं तो फिर ये इनमें काफ़ी सघनता हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अधिक बढ़ जाती है फ्रेंड्स। और उसके बाद में क्या होता है कि इनमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होने लगती है, ताप और दाब की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसके बाद में फ्रेंड्स ये तारे बन जाते हैं, और यही तारे की जो भ्रूण तारा है, इसी भ्रूण तारे को तारे की मुख्य अवस्था कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं उनको स्टेलर नेबुला कहते हैं। जब ये हाइड्रोजन गैस के बादल अपने आकार में वृद्धि करते हैं तो ये गैसीय पिंड का रूप धारण कर लेते हैं, और इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से क्या होती है? सघनता आती है। सघनता यानी संकुचित होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ये आदि तारे का रूप धारण करते हैं। और आदि तारे में भी जब और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सिकुड़ते हैं और सघनता आती, संकुचित होती है, तो ये भ्रूण तारे का रूप धारण कर लेते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है कि अत्यधिक दाब होने की वजह से, ताप होने की वजह से ऊर्जा मुक्त होती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं। इसके बाद में क्या बन जाता है फ्रेंड्स? तारा बन जाता है। इस प्रकार तारे की क्या होती है? मुख्य अवस्था का निर्माण होता है। और मुख्य अवस्था में जो तारा है जिस अवस्था को प्राप्त करता है उसको रक्त दानव या सुपर रक्त दानव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बात क्लियर हुई है आपकी। तो देखो फ्रेंड्स, समझने वाली बात यही है हमारी इसमें कि प्रकाशवान या प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। पहली बात क्लियर। दूसरी बात यह है कि आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बादल प्रभावित होते हैं। मैंने बताया कि आकाशगंगा की जो तीसरी भुजा है वो घूर्णन करती है, और उसी की वजह से उसमें जो हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं यानी गैसों के जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और फलस्वरूप आकाशगंगा की तीसरी भुजा में क्या होते हैं? हाइड्रोजन गैस के बादल बनने प्रारंभ होते हैं, और उन हाइड्रोजन गैस के बादलों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्टेलर नेबुला कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हाइड्रोजन गैस के बादलों को क्या कहा जाता है? स्टेलर नेबुला कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुए पॉइंट्स फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब स्टेलर नेबुला काफ़ी बड़ा हो जाता है तो एक गैसीय पिंड बन जाता है। क्या बन जाता है फ्रेंड्स? एक गैसीय पिंड बन जाता है, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो गैसीय पिंड होता है ये सिकुड़ने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आदि तारा कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हुई फ्रेंड्स। उसके बाद में जो आदि तारे का केंद्र होता है वो अत्यधिक सघन होता है, इसलिए इसे भ्रूण तारा भी कहा जाता है। ठीक है, आदि तारे को हम क्या भ्रूण तारा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो केंद्र होता है वो क्या होता है? काफ़ी सघन होता है। अब क्या होता है कि आदि तारे के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की परस्पर टक्कर की संख्या बढ़ जाती है। परिणामतः हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी नाव की संलयन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है भ्रूण तारे के अंदर। इससे क्या होता है कि जब नाव की संलयन प्रक्रिया होती है भ्रूण तारे के अंदर, तो फ्रेंड उससे असीमित मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है, और इसकी जो अंदर है वो ताप और दाब बढ़ता चला जाता है। इस अवस्था में क्या बन जाता है फ्रेंड्स? तारा बन जाता है। और तारे की इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? तारे के विकास की मुख्य अवस्था
कहते हैं। तो बात समझ में आपको आ गई होगी फ्रेंड्स यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा की तीसरी घूर्णनशील भुजा में हाइड्रोजन गैस के बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्रोजन गैस के बादल बनते हैं। इन बादलों को हम क्या कहते हैं? स्टेलर नेबुला कहते हैं। स्टेलर नेबुला जब काफ़ी आकार में वृद्धि कर लेता है, गैसीय पिंड बन जाता है, और गैसीय पिंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स? सघन होता है, और सघन होने के बाद में आदि तारा बन जाता है, और इसका केंद्र अत्यधिक सघन होने की वजह से इसको हम भ्रूण तारा भी कहते हैं। अब भ्रूण तारे में क्या होता है कि नाभ की संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसके फलस्वरूप क्या बन जाता है? एक तारा बन जाता है। क्या बन जाता है फ्रेंड्स? एक तारा बन जाता है। और इसी तारे को क्या कहते हैं? तारे की विकास की मुख्य अवस्था। अब इस तारे की जो अवस्था होती है वो दो अवस्थाओं में बनता है फ्रेंड, एक रक्त दानव, एक सुपर रक्त दानव। ठीक है, वो आगे चल के देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इसके बाद में क्या होता है? तारा विकास की मुख्य अवस्था से निकल के वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें उसकी भारी सतह क्या होती है फ्रेंड्स? फैलती है। ऊपरी जो सतह होती है वो फैलने लगती है, और वो क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है, और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रक्त दानव या सुपर रक्त दानव कहते हैं। इसमें तारा क्या हो जाता है फ्रेंड्स? लाल हो जाता है, और ऐसा हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब केंद्र में जो हीलियम होता है वो कार्बन में बदलता है, और कार्बन भारी पदार्थों में जैसे लोहा में परावर्तित होने लगता है। उसे नाभ की संलयन क्रिया रुक जाती है, और इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कि मैंने वहाँ तक बता दिया आपको, तारा मुख्य अवस्था में प्रवेश कर गया। अब मुख्य अवस्था के बाद में तारा है अपनी ओल्ड अवस्था में, यानी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। यानी वृद्धावस्था में क्या करता है फ्रेंड्स? प्रवेश करता है। अब वृद्धावस्था में जब ये प्रवेश करता है फ्रेंड्स, तो ये दो स्टेज को प्राप्त करता है। एक स्टेज होती है रक्त दानव। क्या होती है फ्रेंड्स? रक्त दानव। और एक होती है सुपर रक्त दानव। सुपर रक्त दानव होती है। जो रक्त दानव होते हैं वो सूर्य के बराबर के आकार के, यानी सूर्य से कम द्रव्यमान वाले या सूर्य से बराबर द्रव्यमान वाले तारे होते हैं। यानी ऐसे जो गैसीय पिंड जो सूर्य के बराबर द्रव्यमान के हों या सूर्य से कम द्रव्यमान के हों, उनको रक्त दानव की अवस्था कहते हैं। और ऐसे पिंड जो सूर्य से अधिक द्रव्यमान वाले हों या उनसे ज़्यादा अधिक द्रव्यमान रखते हों, उनसे अधिक आकार में बड़े हों, उनको सुपर रक्त दानव कहते हैं। अब रक्त दानव होता है फ्रेंड्स, ये आगे चल के क्या होता है? रक्त दानव श्वेत वामन में बदल जाता है। जो रक्त दानव होता है वो किस में बदल जाता है? श्वेत वामन में, वाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। और ये जब ठंडा होता है तो एक काला वामन बन जाता है, ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। यानी इसमें कोई भी विस्फोट नहीं होता है। लेकिन जो सुपर रक्त दानव होता है, इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, इसमें जो हाइड्रोजन हीलियम की क्रिया वो काफ़ी समय तक चलती रहती है, और फिर उसमें परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो हीलियम होते हैं वो कार्बन में बदल जाते हैं, और कार्बन भारी पदार्थों में बदल जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है? नाभ की संलयन क्रिया है जो केंद्र में रुक जाती है, और फलस्वरूप उस तारे में क्या हो जाता है? सुपर रक्त दानव में विस्फोट हो जाता है। और विस्फोट के बाद में जिस विस्फोट को हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और सुपरनोवा विस्फोट के बाद में जो सुपर रक्त दानव है दो अवस्थाओं को प्राप्त करता है। एक होती है न्यूट्रॉन तारा, और एक होता है फ्रेंड्स ब्लैक होल। क्या होता है? ब्लैक होल। यानी दो अवस्थाओं में प्राप्त होता है। यानी कुल मिला कह सकते हैं तारे तीन अवस्थाओं में प्राप्त करते हैं। रक्त दानव से तो ये श्वेत वामन, ब्लैक वामन बनता है, लेकिन सुपर रक्त दानव से न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल बनता है। जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं, ब्लैक होल होते हैं, ये तारे बाद में अदृश्य हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो श्वेत वामन होता है फ्रेंड्स, ये आगे चल के काला वामन बनता है, और इसी से आगे चल के ग्रहों का निर्माण होता है, यानी सौरमंडल परिवार का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर अपने। अब देखिए समझता मैं समझा देता हूँ आपको कि हमारी स्टेलर नेबुला है फ्रेंड्स। क्या है? स्टेलर नेबुला। इससे क्या बनता है फ्रेंड्स? एक आदि तारा बनता है। ठीक है, आदि तारा बनने के बाद में क्या होता है कि वो दो स्टेज में होता है। एक तो ऐसा होता है कि जो सूर्य के समान के जो पिंड होते हैं, और एक सूर्य से भी अधिक द्रव्यमान वाले पिंड बनते हैं। यानी गैसीय पिंड होते हैं, वो कई भी देखो आकार होते हैं उनके, ऐसा नहीं है नहीं कि सभी का सेम आकार हो। किसी का आकार क्या होगा? सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा, किसी का सूर्य के बराबर होगा, किसी का सूर्य से ज़्यादा होगा। जो सूर्य के बराबर हो या सूर्य से कम द्रव्यमान वाले तारे होते हैं, उनको सूर्य के समान तारे कहा जाता है। और जो सूर्य के द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान वाले तारे हो, उनको बृहद तारे कहा जाता है। और जो सूर्य के समान तारे होते हैं फ्रेंड्स, वो रक्त दानव कहलाते हैं। और जो सूर्य से बड़े आकार में होते हैं, अधिक द्रव्यमान वाले होते हैं, उनको लाल रक्त दानव कहा जाता है। और जो रक्त दानव होते हैं फ्रेंड्स, उनसे आगे चल के क्या बनती है? निहारिकाएँ बनती हैं। और निहारिका बनने के बाद में वो क्या होता है फ्रेंड्स? ये वाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन में बदलता है, और श्वेत वामन से काले वामन में, ब्लैक वामन में भी बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी काला वामन में बदल जाता है। आगे चल के इनसे ग्रह फ्रह सौरमंडल जैसी चीज़ों का निर्माण होता है। लेकिन लाल रक्त दानव में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन हीलियम बदलते हैं, हीलियम कार्बन में, कार्बन भारी पदार्थों में बदलते हैं। फलस्वरूप इसमें विस्फोट हो जाता है, जिस विस्फोट को हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। और सुपरनोवा विस्फोट के बाद में जो लाल रक्त दानव है, ये दो स्टेज में बनता है। एक तो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, और एक क्या बन जाता है? ब्लैक होल
बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारे तारे की क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार है, यानी एक लाइफ जीवन चक्र है तारे का। इस प्रकार तारे बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो स्टेज में बनते हैं, एक बनते हैं रक्त दानव की स्टेज में, एक लाल रक्त दानव की स्टेज में। जो लाल रक्त दानव की स्टेज में ये न्यूट्रॉन तारा बनता है, ब्लैक होल बनता है। ये तारे बाद में क्या होते हैं, असीमित द्रव्यमान होने की वजह से और असीमित गुरुत्वाकर्षण ताप उच्च घनत्व होने की वजह से अदृश्य हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इन तारों से आगे चल के ग्रहों का ग्रही नेबुला यानी ग्रही आकाश गंगाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट्स। अब आगे चल के देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात आप सबसे पहले पढ़ेंगे कृष्ण वामन के बारे में, कि यानी लाल रक्त दानव के बाद में क्या बना, श्वेत वामन। तो उसी श्वेत वामन के बारे में पढ़ेंगे, कृष्ण वामन जिसका अंतिम नाम है फ्रेंड्स। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान 1.4 ms यानी 1.44 मास सोलर यानी चंद्रशेखर, इसको क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। फ्रेंड्स एक चीज़ समझ लें कि ये क्या चीज़ है, 1.44। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1.44 मास सोलर है फ्रेंड्स, ms है ये। इसको क्या बोलते हैं, सूर्य के द्रव्यमान की एक सीमा रेखा निर्धारण की है एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, एस चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध भौतिकविद हैं और उन्होंने एक निर्धारित की है कि अगर इस द्रव्यमान की सीमा 1.44 मास सोलर यानी सूर्य का क्या है, द्रव्यमान है, और इस द्रव्यमान से अधिक अगर कोई तारा होगा तो वो तारा क्या होगा, सूर्य से अधिक द्रव्यमान वाला होगा। और इस सीमा के अंदर 1.44 मास सोलर के अंदर होगा, वो सूर्य के बराबर द्रव्यमान वाला या कम द्रव्यमान वाला तारा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी। इसको 1.44 मास सोलर को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगर इस सीमा को ऊपर अगर कोई तारा होगा तो वो क्या होगा, न्यूट्रॉन तारा होगा या फिर ब्लैक होल होगा। ठीक है, श्वेत वामन नहीं होगा। इससे बराबर में 1.44 तक या इससे कम का द्रव्यमान वाला जो तारा होगा वो श्वेत वामन तारा कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात क्लियर हुई। अब देखिए कृष्ण वामन क्या चीज़ है कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान क्या होता है, 1.44 मास सोलर होता है। ठीक है फ्रेंड, जिसको हम चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, से सौर द्रव्यमान से कम अथवा बराबर है तो अपनी नाव की ऊर्जा को खोकर रक्त लाल दानव से श्वेत वामन में बदल जाता है। इसे श्वेत वामन को कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और इसकी जो ऊपरी परत होती है, बाह्य परत होती है, इसको स्मोक रिंग यानी धुएं जैसे बादल, इसकी ऊपरी परत होती है वो धुएं जैसे बादल जैसी दिखाई देती है। इस वजह से इसकी भारी परत को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्मोक रिंग भी कहते हैं। तो याद रखना कि जीवाश्म तारा किसे कहा जाता है, श्वेत वामन, क्योंकि इसमें कोई विस्फोट नहीं होता तो इसमें जीवाश्मों की संख्या भी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाल रक्त दानव से श्वेत दानव बदलता है। श्वेत दानव को क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा या स्मोक रिंग बोलते हैं। और जब श्वेत वामन ठंडा हो जाता है फ्रेंड्स तो ये काला वामन में बदल जाता है, यानी श्वेत से इसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। इस वजह से इसको काला वामन कहते हैं, यानी इनको बौने तारे भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है, श्वेत बौना तारा। ठीक है, तो श्वेत वामन की संरचना का पता सबसे पहले किसने लगाया था, R.H. फावर ने लगाया था। और ऐसे तारों में क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट नहीं होता है फ्रेंड्स। तो बात समझ गए आप कि जो तारे होते हैं यानी स्टेलर नेबुला के बाद में जो गैसीय पिंड बनते हैं, और गैसीय पिंड से जो आदि तारा बनता है फ्रेंड्स, जो भ्रूण तारा बनता है, अगर उसका द्रव्यमान सूर्य से कम हो या सूर्य के बराबर हो तो वो क्या बनता है, रक्त दानव बनता है। क्या बनता है, रक्त दानव बनता है। और इस रक्त दानव आगे चल के ये क्या बनता है फ्रेंड, रक्त दानव से श्वेत दानव यानी व्हाइट ड्वार्फ में बदलता है। व्हाइट ड्वार्फ से किस में बदलता है, ब्लैक ड्वार्फ में बदलता है। इसमें क्या विस्फोट नहीं होता है। और श्वेत वामन को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा बोलते हैं। और इसकी जो ऊपरी परत होती है इसको स्मोक रिंग बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक पॉइंट्स। अब देखिए फ्रेंड्स आगे की स्थिति क्या है। आगे स्थिति क्या है, न्यूट्रॉन तारा, दूसरी स्टेज। न्यूट्रॉन तारा क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान 1.44 ये मास सोलर है फ्रेंड्स, ms इससे क्या हो, 3 गुना अधिक हो। कितना हो, 3 गुना तक हो। 3 गुना से ऊपर नहीं होना चाहिए, इसकी 3 गुना तक हो तो ऐसे तारों को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सौर द्रव्यमान एक इकाई है, एक आधारभूत बेसिक यूनिट है किसकी, सौर द्रव्यमान की। ठीक है, कि सूर्य के द्रव्यमान की। ठीक है फ्रेंड्स, और इस सूर्य के द्रव्यमान से भी 3 गुना तक अगर जिस तारे का द्रव्यमान होता है उसको हम न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होते हैं, बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक, यानी 3 गुना तक इसका द्रव्यमान होता है। 1.44 से स्टार्ट होकर 3 गुना तक होता है इसके। 1.44 से कम नहीं होता, अधिक होता है। 1.44 ms से अधिक और 3 गुना तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कि जो न्यूट्रॉन तारा होता है, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान यानी 1.44 मास सोलर से 3 गुना तक हो तो वह सुपरनोवा विस्फोट के बाद किस में बदल जाता है, न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स क्लियर। और ये तारे क्या होते हैं, अधिक द्रव्यमान होने के कारण अपने अक्ष पर प्रति सेकंड 30 बार घूर्णन करता है तथा तीव्र रेडियो किरणें उत्सर्जित करते हैं, जिससे इसमें मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अधिक वेग पाकर नाभिक छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और ऐसे तारों को न्यूट्रॉन तारा या पल्सार कहते हैं।
और न्यूट्रॉन तारे की खोज सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में मिस जॉकलिन बेल ने की थी। क्लियर पॉइंट्स फ्रेंड्स यहाँ तक। देखो फ्रेंड्स, समझना क्या है, मैंने स्टार्टिंग में एक बात याद रखनी है, न्यूट्रॉन तारे में क्या बात याद रखनी है कि न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं कि सौर द्रव्यमान से 3 गुना अधिक होते हैं, 3 गुना तक होते हैं। ठीक है, सौर द्रव्यमान क्या हमारा 1.44 मास सोलर, जिसको हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। इससे क्या होते हैं, 3 गुना तक अधिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 गुना तक होते हैं। अब दूसरी विशेषता क्या होती है कि ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद में किस में बदल जाते हैं, ऐसे पिंड न्यूट्रॉन तारे में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये तारे क्या होते हैं कि अधिक द्रव्यमान होने के कारण क्या होते हैं फ्रेंड्स, बहुत शीघ्रता से यानी बहुत तीव्र गति से क्या करते हैं, अपने अक्ष पर घूमते हैं। यानी कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 30 क्या कर लेते हैं, घूर्णन कर लेते हैं। इस वजह से क्या रेडियो किरणें उत्सर्जित करते हैं और अत्यधिक वेग में घूमने की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनके नाभिक से बाहर निकल जाते हैं। केवल इनके नाभिक में क्या बचते हैं, न्यूट्रॉन बचते हैं। इस वजह से इनको न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। और न्यूट्रॉन तारा का इंग्लिश में ही नाम पल्सार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, पल्सार। याद रखना फ्रेंड्स, इनके इंग्लिश नाम भी पूछ लिए जाते हैं। पल्सार क्या होता है, डायरेक्ट इतना ही पूछ लेता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखना है, न्यूट्रॉन तारे को ही पल्सार कहते हैं इंग्लिश में। श्वेत वामन को व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं, काले वामन को ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक। अब जो न्यूट्रॉन तारा होता है, इसकी जो पता होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले 1967 में लगा था मिस जॉकलिन बेल को, और उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है कि न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, पल्सार तारा क्या होता है। पॉइंट्स क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, तीसरा हमारा कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लैक होल है, जो इस ब्लैक होल का सिद्धांत था फ्रेंड, वो एस चंद्रशेखर ने ही दिया था। इन्होंने कहा था कि 1.44 मास सोलर से अधिक द्रव्यमान वाले तारे होते हैं, वो अंत में क्या हो जाते हैं, आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, यानी अंत में क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा गया था, ब्लैक होल का सिद्धांत। और ये किसने दिया था, एस चंद्रशेखर ने दिया था। लेकिन अगर संकल्पना पूछ ली जाए तो व्हीलर ने दी थी। किसने दी थी फ्रेंड्स, संकल्पना व्हीलर ने दी। आगे चल के बताएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कृष्ण छिद्र क्या होते हैं फ्रेंड्स के 1.44 मास सोलर तक जिन तारों का द्रव्यमान होता है उनको क्या बोलते हैं, श्वेत वामन। लेकिन इससे 3 गुना अधिक हो जाए तो न्यूट्रॉन तारा। लेकिन 3 गुना से भी अधिक हो जाए, यानी इस 3 गुना से भी और ऊपर पहुंच जाए, 4 गुना 5 गुना हो जाए, तो वो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र बन जाता है। पॉइंट्स क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक कि क्या बन जाता है, ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र बन जाता है वो तारा। अब देखो ये ब्लैक होल कृष्ण छिद्र क्या होता है फ्रेंड्स कि ये तारे होते हैं फ्रेंड्स, ये असीमित गुरुत्वाकर्षण शक्ति का केंद्र बन जाते हैं। बहुत असीमित द्रव्यमान हो जाता है, उच्च घनत्व हो जाता है, उच्च तापमान हो जाता है, और एक अपने घूर्णन पर घूमते 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 काफ़ी सिकुड़ते जाते हैं। और अंत में सिकुड़ते क्या हो जाते हैं, बिल्कुल विस्फोट, बिल्कुल क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और अपनी ओर जी एक ऐसा केंद्र बना लेते हैं कि इनके केंद्र की ओर जो भी चीज़ आती है उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वहीं की वहीं क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। यानी कह सकते हैं कि इस एरिया से, जिस एरिया में कृष्ण छिद्र होता है, उस एरिया से प्रकाश की किरणें भी बाहर नहीं जा सकती। इतना उच्च घनत्व होता है यहाँ पे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए कि कृष्ण छिद्र ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान यानी 1.44 ms से भी 3 गुने द्रव्यमान से भी अधिक हो, तो उनको क्या बोलते हैं, हम कृष्ण विवर बोलते हैं, या कृष्ण विवर में बदल जाते हैं ऐसे तारे। ठीक है, और जो ये कृष्ण विवर होते हैं फ्रेंड्स, ये न्यूट्रॉन तारे की ही अगली पीढ़ी होती है। यानी न्यूट्रॉन तारा जब 3 गुना तक होता है, फिर धीरे धीरे अपने सर्किल पे घूमते हुए अपने द्रव्यमान में, परिमाण में क्या करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि करते करते अपने 3 गुने द्रव्यमान से भी अधिक द्रव्यमान को प्राप्त करते हैं, और अंत में घूमते घूमते सिकुड़ते जाते हैं, और अंत में क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारे की जो अगली स्टेज होगी वो कौन सी होगी, कृष्ण छिद्र होगी। यहाँ पे तारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान क्या होगा, सौर द्रव्यमान के 3 गुने द्रव्यमान से भी अधिक हो, तो ये कृष्ण विवर में बदल जाते हैं। और इस सीमा के में आकर तारे बृहद संकुचन है, बहुत सिकुड़न, संकुचन मतलब सिकुड़ने, अधिक सिकुड़ने के कारण अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि यह बहुत उच्च घनत्व व तीव्र गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है, जहाँ विशालकाय तारे इस सीमा के भीतर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। विशालकाय तारे खा नष्ट हो जाते हैं ब्लैक होल में, यानी कृष्ण विवर में नष्ट हो जाते हैं। विशालकाय बड़े बड़े तारे होते हैं, वो खा नष्ट हो जाते हैं, कृष्ण छिद्र में या ब्लैक होल में आकर नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत उच्च घनत्व पाया जाता है और तीव्र गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। ठीक है, और कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल का निर्माण न्यूट्रॉन तारे के असीमित समय तक सिकुड़ने व अत्यधिक परिमाण व द्रव्यमान में होने पर एक ही केंद्र के संकेंद्रण से होता है। ठीक है, तो कृष्ण छिद्र और ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, न्यूट्रॉन तारे के एक ही क्षेत्र में घूमने से और अत्यधिक परिमाण में बढ़ने से, द्रव्यमान बढ़ने से ही निर्माण होता है।
पॉइंट्स क्लियर फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। अब देखो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कि शीघ्रता से घूमने एवं उच्च तरंगे छोड़ने वाले तारे क्या कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि शीघ्रता से घूमने एवं उच्च तरंगे छोड़ने वाले तारे क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे तारों को पल्सार या न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था सुपरनोवा है, तो उसका आंसर था फ्रेंड एक विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटी तारा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अभिनव तारा। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य से कम या बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड? चंद्रशेखर सीमा यानी 1.44 मास सोलर कहेंगे। क्लियर पॉइंट्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, यानी वह सीमा क्या कहलाएगी, तो चंद्रशेखर सीमा कहलाएगी। यानी चंद्रशेखर सीमा क्या 1.44 मास सोलर है। अगर इससे अधिक द्रव्यमान का जो तारा है तो वो क्या होगा, अंत में मृत्यु को प्राप्त करेगा, आंतरिक रूप से मृत्यु से क्या हो जाएगा, खुद ही ग्रसित हो जाएगा, सिकुड़ बृहद संकुचन की वजह से क्या हो जाएगा, अंत में नष्ट हो जाएगा। पहले न्यूट्रॉन तारा बनेगा, फिर कृष्ण छिद्र बनेगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में अगला पॉइंट है ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, तो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था अमेरिका के भौतिकविद एस चंद्रशेखर ने। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 मास सोलर से अधिक है तो वो आंतरिक मृत्यु को ग्रसित प्राप्त कर लेगा, यानी अंतिम रूप से वो कृष्ण छिद्र के रूप में, ब्लैक होल के रूप में क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। ऐसा सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। ठीक है। तो एस चंद्रशेखर का सीधा सीधा वाक्य उन्होंने कह दिया था 1.44 से ऊपर अगर द्रव्यमान होगा तो पहले न्यूट्रॉन तारा बनेगा, फिर क्या होगा, ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल में क्या हो जाएगा, वो तारे समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यही ब्लैक होल का सिद्धांत था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट्स क्या है कि विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होती है, तो कृष्ण छिद्र के रूप में होती है। ये पॉइंट्स सभी पूछे गए हैं फ्रेंड्स एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछे हुए पॉइंट्स हैं, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया अब तक, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट अगला के 1.44 मास सोलर को क्या कहते हैं, तो 1.44 मास सोलर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार की विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इसके इस गुण का कारण क्या है। ठीक है। देखो ब्लैक होल क्या है, एक पिंड है। मैंने बताया कि आपको ब्लैक होल जब बन जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण और उच्च घनत्व बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, इसके अंदर की जो विकिरण होती हैं उनको भी बाहर नहीं जाने देता है, बिल्कुल सिकुड़ता हुआ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं इसके अंदर, उनको भी ये बाहर नहीं जाने देता है। इसका जो मुख्य कारण है वो है बहुत उच्च घनत्व, यानी बहुत उच्च घनत्व की वजह से ब्लैक होल किसी भी विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगला, ब्लैक होल ब्रह्मांड के वे सीमित क्षेत्र है जिनका घनत्व क्या है, अधिक है। मैंने कई बार बताया है कि ब्लैक होल वे पिंड होते हैं जिनका घनत्व क्या हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है पल्सार, यानी न्यूट्रॉन तारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्सार। और पल्सार अंग्रेजी शब्द की जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वो है पल्सार की पल्सेटिंग सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो पल्सार अंग्रेजी शब्द पल्सेटिंग सोर्स ऑफ रेडिएशन का क्या है, संक्षिप्त रूप है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट है ब्लैक होल के अंदर से प्रकाश की तरंग बाहर नहीं आ सकती। ये पूछा गया है किसके अंदर से प्रकाश की तरंगें भी बाहर नहीं आ सकती, तो ब्लैक होल के अंदर से प्रकाश की तरंगें भी बाहर नहीं आ सकती। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में अगला पॉइंट है फ्रेंड कि ब्लैक होल की संकल्पना किसने दी थी, जॉन व्हीलर ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने कहा था ब्लैक होल की संकल्पना, इन्होंने ये किया कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जहाँ से प्रकाश की किरणें भी बाहर नहीं आती, ऐसी जो संकल्पना दी थी वो जॉन व्हीलर ने दी थी। जबकि जो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होने वाली बात थी, जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने, और ब्लैक होल की संकल्पना दी थी जॉन व्हीलर ने। ठीक है फ्रेंड्स। जॉन व्हीलर ने पहले ऐसा बता दिया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो सिद्धांत के रूप में प्रमाणित किया था वो एस चंद्रशेखर ने किया था फ्रेंड्स। तो याद रखना दोनों अलग अलग हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और यहीं पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। ब्लैक होल की संकल्पना पूछे तो जॉन व्हीलर बताना है फ्रेंड्स, अगर ब्लैक होल का सिद्धांत पूछे तो किसको बताना है, एस चंद्रशेखर को बताना है। अब उसके बाद में आ जाए क्वेसर्स। क्वेसर के बारे में मैंने कल आकाशगंगा के टॉपिक में बताया था कि क्वेसर एक ऐसा चमकीला पिंड होता है जिसके पास क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा होती है। और ये जो क्वेसर तारे होते हैं हमारे सूर्य से भी क्या होते हैं, 3-3 गुने 4-4 गुने, हमारे पूरे सौर मंडल से भी 3-3 4-4 गुने बड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और उनके पास क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा, और क्या होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं। तो देखो क्वेसर्स तारे के बारे में पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि क्वासर्स क्या होते हैं, कि एक चमकीले खगोलीय पिंड होते हैं और अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। तो ये अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऊष्मा यानी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। और जो क्वासर्स शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स, इसका क्या है, संक्षिप्त रूप है, यानी इसकी फुल फॉर्म है क्वेसर की क्या है, क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। ठीक है।
अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि एक क्वासर में कितनी ऊर्जा होती है फ्रेंड्स, 10 लाख सूर्यों के बराबर ऊर्जा होती है। एक क्वासर में कितनी ऊर्जा होती है फ्रेंड्स, 10 लाख सूर्यों के बराबर होती है। और जो पहला क्वासर खोजा गया था उसका नाम था फ्रेंड्स 3C273 और उसको 1960 में खोजा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हुए। तो क्वासर के बारे में क्या याद रखना है फ्रेंड्स कि क्वेसर ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास में क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा होती है कि एक ही क्वेसर में 10 लाख सूर्यों के बराबर ऊर्जा होती है। और क्वासर का फुल फॉर्म क्या है, क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और पहला क्वासर का नाम था जो खोजा गया था 1960 में, उसका नाम था 3C273। नेक्स्ट उसके बाद में अगला पॉइंट है केपलर 444। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये तारे का नाम है, एक तारे का नाम है केपलर 444, जिसको किसने खोजा था फ्रेंड्स, नासा ने खोजा था। किसने खोजा था, नासा ने खोजा था। और ये अब तक का क्या, नासा के द्वारा खोजा गया सबसे पुराना तारा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो नासा क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा नासा क्या है। तो फ्रेंड्स नासा क्या है, यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, यूएसए यानी यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। और इस नासा की स्थापना 1958 में हुई। कब हुई फ्रेंड्स, 1958 में हुई। और जिसका मुख्यालय है फ्रेंड्स वो है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। क्या है फ्रेंड्स, वाशिंगटन डीसी, इसका क्या मुख्यालय। तो याद रखना नासा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई, 1958 में हुई थी। और उसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके बाद देखिए अगले तारे। केपलर 444 तारा हो गया, नासा के द्वारा खोजा गया। केपलर 444 क्या है, सबसे पुराना तारा। उसके बाद में प्रैक्सिमा सेंचुरी फ्रेंड्स। प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद में मैंने कल के टॉपिक में अच्छे से समझा दिया था फ्रेंड्स। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है कि जो हमारा सौरमंडल है यानी हमारा सूर्य है उसका सबसे निकटतम नज़दीक का तारा है। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल का जो सर्वाधिक समीप स्थित तारा है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। सारस या डॉग स्टार, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है फ्रेंड्स। सारस या डॉग स्टार क्या है कि हमारी आकाशगंगा में जो सर्वाधिक चमकीला तारा है उसको साइरस या डॉग स्टार बोलते हैं। ठीक है, और जो ये साइरस या डॉग स्टार तारा है सर्वाधिक पूरी आकाश में सर्वाधिक चमकीला तारा है। और याद रखना ये सूर्य से भी अधिक द्रव्यमान वाला है, यानी दुगने द्रव्यमान है इसका, और सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला भी है। ठीक है, तो रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है जो द्रव्यमान में सूर्य से क्या है फ्रेंड्स, दुगुना है। नेक्स्ट उसके बाद में सबसे अगला पॉइंट है ध्रुव तारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है फ्रेंड्स, आप कहीं पे भी पढ़ लो। ध्रुव तारे की एक विशेषता होती है फ्रेंड्स कि हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है। और इसी से क्या होता है, दिशाओं का निर्धारण करते हैं। जब हमारे पास प्राचीन काल में दिशाओं के यंत्र नहीं थे तो ध्रुव तारे को देखकर ही अंदाज लगाया जाता कि इधर ध्रुव तारा है तो इसी दिशा में उत्तर है, और इसकी दिशा में क्या है मतलब दक्षिण दिशा है, और उसकी राइट साइड में क्या है, पूर्व दिशा है, और उसके लेफ्ट साइड में क्या है, पश्चिम दिशा। इस प्रकार अंदाज लगाया जाता था। ध्रुव तारे को इंग्लिश में फ्रेंड्स पोल स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं, नॉर्थ स्टार। इसकी अंग्रेजी जरूर याद रखना। जो ये ध्रुव तारा होता है क्या होता है कि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के शिरोबिंदु यानी पर स्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात इस तारे की प्रकाश की किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। और ध्रुव तारे की किरणों के पृथ्वी धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का क्या किया जाता है फ्रेंड्स, निर्धारण किया जाता है। देखो फ्रेंड्स कि ध्रुव तारा ये हमारी पृथ्वी है फ्रेंड्स, और ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, विषुवत रेखा। ये क्या हमारी कर्क रेखा। ये क्या है फ्रेंड्स, मकर रेखा। और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है, उत्तरी ध्रुव। ये क्या है फ्रेंड्स, दक्षिणी ध्रुव। अगर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है इस उत्तरी ध्रुव पे तो ये उसकी बिल्कुल सिर पर दिखाई देगा, बिल्कुल सर पर दिखाई देगा, सिरोबिंदु पर दिखाई देगा फ्रेंड्स। कौन सा तारा, ध्रुव तारा। ठीक है, तो हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है। और जब इसकी प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव पर गिरती हैं फ्रेंड्स, उत्तरी ध्रुव पर गिरती हैं इसकी प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और इसी के आपतन कोण के आधार पर क्या किया जाता है फ्रेंड्स, अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा है तारों का रंग व तापमान। देखो तारों के रंग के आधार पर तारे के तापमान का अंदाज लगाया जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया तारे के रंग किसके सूचक होते हैं, तापमान के सूचक होते हैं। तारे के रंग किसके सूचक होते हैं फ्रेंड्स, तापमान के। उनका जब तापमान अधिक होगा तो उनकी आयु भी अधिक होगी फ्रेंड्स। तो उनकी आयु का, उनके तापमान का अंदाज किससे लगाते हैं, तारे के रंग से लगाते हैं। किससे लगाते हैं, तारे के रंग से उनकी आयु का और तापमान का अंदाज लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
याद रखना है आपको। देखो कैसे कि तारों के रंग के द्वारा उनके तापमान व आयु को क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। और तारे के प्रकाश में क्या होते हैं, कई वर्ण होते हैं। अब ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स कि तारा एक ही रंग का होता है, तारे कई रंग के होते हैं। लाल रंग के भी होते हैं, नीले रंग के भी होते हैं, सफ़ेद रंग के भी होते हैं, या फिर दो दो रंगों के भी होते हैं, नारंगी लाल के, श्वेत नीले के, और पीत के पीले के भी होते हैं। इस प्रकार होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बता दें, हमारे आकाश में, हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे हैं। उन तारों के नाम, जैसे एक तारा है बेगा तारा। एक तारा कौन सा, बेगा तारा है। इसका जो प्रकाश है वो श्वेत रंग का है। कैसा है फ्रेंड्स, श्वेत रंग का। और एक तारा फ्रेंड्स रीजल तारा, इसका प्रकाश का जो रंग है वो कैसा है, नीला है। एक तारा फ्रेंड्स केपला, और इसके प्रकाश का रंग कैसा है, पीला। एक तारा है बेटल गीज, इसके प्रकाश का रंग क्या है फ्रेंड्स, लाल। और एक तारा और है साइरस, इसके प्रकाश का रंग क्या है, श्वेत और नीला। और एक तारा है आर्कटरस, और इसके प्रकाश का रंग क्या है फ्रेंड्स, नारंगी और लाल। तो हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे पाए जाते हैं, उनके प्रकाश के रंग अलग अलग हैं फ्रेंड्स। और उन्हीं के आधार पर उनके तापमान का अंदाज लगाया जाता है और आयु का निर्धारण किया जाता है, कितने पुराने हैं और उनका तापमान कितना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक हुए आपके। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए, जैसे फ्रेंड्स जो आपको यहाँ से विभिन्न तारों के रंग का तापमान दिया गया, वो भी किस में दिया गया है, केल्विन में। ठीक है, इस नीले रंग के जो तारे होते हैं फ्रेंड्स, उनका जो तापमान होता है वो कितना होता है, 50,000 से 28,000 केल्विन तक होता है। पहला पॉइंट क्लियर। और जो नीले और श्वेत रंग के प्रकाश वाले तारे होते हैं फ्रेंड्स, इनका जो तापमान होता है वो 28,000 से 10,000 केल्विन तक होता है। और जो श्वेत रंग के तारे होते हैं फ्रेंड्स, इनका जो तापमान होता है वो 10,000 से 7500 केल्विन तक होता है। और जो श्वेत फीत यानी श्वेत और पीले रंग के प्रकाश वाले तारे होते हैं, उनका क्या होता है फ्रेंड्स, तापमान 7500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, वो केल्विन तक होता है। और जो पीले रंग के तारे होते हैं फ्रेंड्स, इनका जो तापमान होता है वो 6000 से 4900 केल्विन होता है। और जो नारंगी रंग के तारे होते हैं फ्रेंड्स, उनका जो तापमान होता है वो कितना होता है, 4900 से 3500 केल्विन होता है। और जो लाल रंग के तारे होते हैं फ्रेंड्स, इनका तापमान कितना होता है, 3500 से 2000 केल्विन होता है। अब देखो फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ तक तो हमने तापमान देख ली कि नीले रंग का तारे का तापमान कितने केल्विन तक होता है, और श्वेत रंग के तारे का तापमान कितने केल्विन तक होता है, पीत रंग के तारे का तापमान कितने रंग तक होता है। अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक द्रव्यमान वाले यानी सबसे बड़े तारे का रंग कैसा होता है, सर्वाधिक बड़ों तारे का रंग होता है फ्रेंड्स नीले, प्रकाश का रंग कैसा होता है, नीला। और सबसे कम द्रव्यमान तारों का रंग के प्रकाश का रंग कैसा होता है, लाल होता है। जो सबसे कम द्रव्यमान वाले जो तारे होते हैं फ्रेंड्स, उनके जो प्रकाश का रंग होता है लाल। और जो हमारा सूर्य है फ्रेंड, उसके प्रकाश का रंग कैसा है, पीत या पीला, जिसका तापमान कितना होता है, 6000 से 4900 केल्विन के मध्य रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको श्वेत पीत भी मान सकते हैं, पीला भी मान सकते हैं, ज़्यादातर पीला ही होता है फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है। अब देखो फ्रेंड्स, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नीले रंग का तारा, नीले प्रकाश देने वाला तारा, नीला प्रकाश देने वाला तारा, बस इतना लग दिया, नीला प्रकाश देने वाला तारा। ठीक है, और डैश लगा दिया और ऑप्शन बना दिए थे फ्रेंड्स, नीले प्रकाश वाला तारा ऑप्शन बना दिए कि सूर्य के बराबर द्रव्यमान वाला होता है, सूर्य से अधिक द्रव्यमान वाला होता है, सूर्य से कम द्रव्यमान वाला होता है, या सूर्य के बराबर द्रव्यमान, इस प्रकार ऑप्शंस बनाए थे। तो याद रखना उसका आंसर था कि नीले प्रकाश वाला जो तारा होता है वो सूर्य से अधिक द्रव्यमान वाला तारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तारामंडल। अब हम तारामंडलों के बारे में पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है इनका। और तारामंडल क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखो हमारे अंतरिक्ष में फ्रेंड्स बहुत सारे तारे पाए जाते हैं, असंख्य मात्रा में क्या है, तारे। तो आपने देखा हो कई जगह पे कि तारे क्या होते हैं, विशेष आकृति का रूप व्यवस्थित होते हैं, यानी विशेष आकृति एक डिजाइन बना लेते हैं अपने, उस डिजाइन में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे मान चलो मैं कह देता हूँ कि एक तारा यहाँ बन गया, 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 एक तारा यहाँ और एक तारा यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या है, किस आकृति में व्यवस्थित हो गई, ये धनु की आकृति में व्यवस्थित हो गई। तो ये क्या, एक तारामंडल है। क्या फ्रेंड्स, एक तारामंडल बन गया। तो याद रखना है कि तारामंडल किसे कहते हैं, कि ऐसे तारे जो व्यवस्थित रूप में अपनी आकृति का निर्धारण कर लेते हैं, ऐसे तारों के समूह, ऐसे तारों का समूह जो व्यवस्थित रूप में क्या होते हैं, एक आकृति का निर्माण करते हैं, तो उन तारे समूहों को क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कि अंतरिक्ष में पाए जाने वाले तारों में कुछ तारे विशेष आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तारामंडल। मैंने बात समझा दी कि विशेष आकृति में। और हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, 88 तारामंडल है। मोस्ट है क्या फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कई बार बिहार पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में ये जो क्वेश्चन है कई बार छोटी मोटी एग्जाम्स में सभी में पूछ लिया गया है कि हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट। तो हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल हैं। और इन 88 तारामंडलों में जो सबसे बड़ा तारामंडल है वो कौन सा है फ्रेंड्स? सेंटोरस। कौन सा है? सेंटोरस। जिसमें कितने तारे हैं फ्रेंड्स? 94 तारे हैं। कितने? 94 तारे हैं। ये 94 तारे क्या है? एक विशेष आकृति बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं सेंटोरस। क्या बोलते हैं? सेंटोरस। तो सेंटोरस नाम का जो तारामंडल है ये सबसे बड़ा तारामंडल है। उसके बाद में दूसरा जो तारामंडल है वो कौन सा? हाइड्रा तारामंडल। इसमें कितने तारे हैं फ्रेंड? 68 तारे हैं। कितने हैं फ्रेंड्स? 68 तारे। इनके अलावा हमारे अंतरिक्ष में और भी तारामंडल पाए जाते हैं, जैसे सप्तऋषि मंडल तारा, ओरियन तारामंडल, सिग्नस स्वान तारामंडल, हरिकुलिस तारामंडल। और एक बात और याद रखना, ये जो तारामंडल है ऐसा नहीं प्रतिवर्ष दिखाई देते हैं, मतलब हर साल में प्रत्येक दिन दिखाई देते नहीं। साल में एक इनका कोई निश्चित समय होता है, उस समय में दिखाई होता है और एक निश्चित स्थान पर ही दिखाई देते हैं। अगर आपको सभी 88 तारामंडलों को देखना है तो आपको एक साल में आप देख पाएंगे, और उनको देखने के लिए आपको जगह जगह जाना भी पड़ेगा। कि कोई तारामंडल तो कहीं विषुवत रेखा पर दिखाई देता है, कोई तारामंडल कर्क रेखा पर दिखाई देता है, कोई तारामंडल मकर रेखा पर दिखाई देता है, कोई तारामंडल शीत ऋतु में दिखाई देता है, कोई ग्रीष्म ऋतु में दिखाई देता है। इस प्रकार ये तारामंडल हैं पूरे वर्ष दिखाई देते हैं, लेकिन समय समय पर दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस हैं कि जो सप्तऋषि तारामंडल है वो उसके जो तारे होते हैं वो हमेशा ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं? ध्रुव तारे की ओर। ऐसा लगता है कि ये ध्रुव तारे की ओर क्या कर रहे हैं? इशारे कर रहे हैं। किस तारामंडल के तारे? सप्तऋषि तारामंडल के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, तीनों चारों पॉइंट्स पेपरों में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। कि किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारामंडल के तारे किसकी ओर संकेत करते हैं? ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में कर्क निहारिका। क्या है फ्रेंड्स? कर्क निहारिका एक बहुत ही आकर्षक निहारिका है, और ये किस तारामंडल में पाई जाती है? वृष तारामंडल में। एक बार पूछा गया क्वेश्चन कि एक अत्यंत आकर्षक निहारिका कर्क निहारिका किस तारामंडल में स्थित है? तो वृष तारामंडल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। यानी वृष का मतलब है बैल जैसी आकृति बनाते हैं ये तारे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट सप्तऋषि तारामंडल कब दिखाई देता है? बसंत या ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। यानी किस ऋतु में दिखाई देता है ये सप्तऋषि तारामंडल? बसंत या ग्रीष्म काल की ऋतु में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? रात्रि के पहले पहर में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? उत्तर दिशा में, क्षितिज में दिखाई देता है। आप उत्तर दिशा में बिल्कुल सीधे देखेंगे आंखों से, तब आपको ये दिखाई देगा बसंत या ग्रीष्म काल के रात्रि के पहले पहर में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद मृग ओरियन तारामंडल, या मृग या ओरियन, ये मृग जैसी क्या बनाता है? आकृति बनाता है ये तारामंडल, और ये शीतकाल में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? विषुवत रेखा के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हमारा नक्षत्र। क्या है? स्टार ग्रुप। नक्षत्र क्या होते हैं? आपने अपने ज्योतिष शास्त्र में अपनी जन्म कुंडली बनवाई होगी तो आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, इस नक्षत्र में इस बालक का जन्म हुआ है और ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ है। कहीं जो हमारी आपने देखा हॉरर मूवियाँ होती हैं तो उनमें भी कोई विशेष व्यक्ति जिस पर भूत आता है, घोस्ट आता है, उसमें बताते हैं कि ये विशेष नक्षत्र में जन्म आया, इस वजह से इसके पास ये सुपर पावर है, ये है। तो इस प्रकार ये नक्षत्र होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र क्या होते हैं? ये तारों के समूह होते हैं, पर ये विशेष आकृति में नहीं होते, झुंड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उन तारे के समूहों को ही हम नक्षत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देखो ब्रह्मांड में पृथ्वी के चारों ओर क्या है? 27 नक्षत्र हैं। कितने नक्षत्र हैं फ्रेंड्स? 27। पृथ्वी के अगर चारों ओर देखें तो कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये बात याद रखना। जिनमें कुछ प्रमुख नक्षत्र हैं जिनके नाम हम बता देते हैं आपको, जैसे मेघा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, आषाढ़ नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र। ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है? नक्षत्रों के नाम हैं। अब देखिए कि जब चंद्रमा होता है फ्रेंड्स, जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वो प्रतिदिन किसी न किसी नक्षत्र को पार करता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्या करता है? वो पर डे क्या करता है? नक्षत्रों को पार करता है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तब ये 12 नक्षत्रों को पार करती है, यानी 12 तारा समूह को क्या करती है? होकर उनके बीच में होकर गुजरती है। कौन? पृथ्वी। कितने नक्षत्रों के बीच में होकर गुजरती है? 12 नक्षत्रों के बीच में होकर गुजरती है। कौन? पृथ्वी। कब? जब ये सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आकृति के अनुसार इनको भिन्न नामों से जाना जाता है, और भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 12 नक्षत्रों को क्या बोलते हैं? हम राशि चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? राशि चक्र बोलते हैं। इंग्लिश में इनको जोड़िका बोलते हैं।
ठीक है। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में इन 12 तारा समूहों को, 12 नक्षत्रों को क्या बोलते हैं हम? राशि चक्र बोलते हैं, जिनसे होकर ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय गुजरती है। इनके नाम क्या है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ, मीन। ये हमारे राशि हैं फ्रेंड्स। आपने राशियों के बारे में सभी जानते हैं। इनको हम नक्षत्र बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये जो पृथ्वी होती है सूर्य की परिक्रमा करते हुए इन 12 नक्षत्रों तारा समूह से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी वजह से आपको देखा होगा आपने कि बोल देते कि यार हमारी राशि सही नहीं चल रही है, क्योंकि इसमें जो हमारी पृथ्वी होती है हो सकता है कि दूसरी राशि में प्रवेश किया हो। सूर्य होता है, कहते हैं सूर्य ने इसमें प्रवेश कर लिया है, बृहस्पति ने इसने प्रवेश कर लिया, इसने कर लिया। जब ये घूमते हैं, सर्किट चक्कर लगाते, तो इन तारा समूह से होकर गुजरते हैं। जो हमारे पृथ्वी के, हमारे सौरमंडल के जो ग्रह हैं फ्रेंड्स, इन तारा मंडलों से होकर गुजरते हैं, वो तारा समूह से होकर गुजरते हैं। इस वजह से ये सब ज्योतिष शास्त्र की बात होती है। वैसे हम देखें तो ये ज्योतिष शास्त्र के बारे में इतना मैं नहीं जानता, फिर भी आपको बता दें ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात यहाँ तक क्लियर। देखो फ्रेंड्स, उसके बाद में आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स यहीं तक समाप्त होता है। कल के अगले टॉपिक में फ्रेंड्स हम पूरे ब्रह्मांड हमने करा दिए कम्प्लीटली। अब उसके बाद हम सौरमंडल कराएंगे फ्रेंड्स। सौरमंडल कराने से पहले ये ब्रह्मांड के हमने जितने भी टॉपिक कराए, अवधारणाएं, सिद्धांत, आकाशगंगा, निहारिकाएँ, इंट्रोडक्शंस, और उसके बाद तारामंडल, इन सभी के हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज यानी एक वीडियो कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में फिर हम आपको सौरमंडल कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। और मेरा डेली वाला कथन आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और बेल आइकन को प्रेस क्यों कर लें? क्योंकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। हमारी वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तब फिर उसके बाद में फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।